हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे लगातार एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए, वो सीरीज हम लोगों की चलती रहेगी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो इसको देख लेंगे जा करके प्लेलिस्ट में, और ये बहुत ही काम आने वाली है। चलिए समय नहीं खराब करते हैं, सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे, पहला प्रश्न हमारा हिस्ट्री से है, इतिहास से है। और पहले प्रश्न में ये क्या कह रहे हैं कि लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था। बहुत सारी नीतियां आप देखते हैं, बहुत सारी नीतियां बनती रहती हैं इतिहास में, बहुत सारी नीतियों में काम भी होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आज की क्लास में कि आप ये बताइए लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था। तो हमारे वहां जब हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो वहां पर आपको दिखाई पड़ता है बलबन। बलबन ने क्या करा था, रक्त और लौह की नीति, मतलब लौह एवं रक्त की नीति को बलबन ने अपनाया था। होता क्या था इस नीति में, जब भी बलबन किसी दूसरे से आक्रमण करता था, किसी विरोधी से अटैक करता था, तो होता क्या था कि उस सेना को पराजित कर देता था। तो उनके जो पुरुष होते थे, मतलब सेना में जो पुरुष वर्ग के लोग होते थे, उनकी ये हत्या कर देता था, उनको मरवा देता था। बाकी जो उनके स्त्री या बच्चे होते थे, उनको बंदी बना करके ले आता था। ऐसी प्रथा को, ऐसे नियम को, ऐसी नीति को उस समय क्या नाम दिया गया, लौह एवं रक्त की नीति। पूछा जाएगा पेपर में कि आप ये बताइए लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बलबन ने अपनाया। और बलबन ने और बहुत सारे काम करे, जैसे सिजदा एवं पाबोस प्रथा की स्थापना करवाई, नवरोज त्योहार का जो पारसी त्योहार है इसकी स्थापना करवाई, ठीक, उलूग खां की उपाधि प्राप्त करी। ऐसे बहुत सारे काम किसने कराए, बलबन ने कराए। तो ये वाला पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं आज क्लास में। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चहलगनी या तुर्कान ए चिहलगनी का विनाश किसने किया। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि तुर्कान ए चहलगनी होता क्या है। तुर्कान ए चहलगनी वो चीज होती है जिसमें 40 सरदारों का एक समूह होता है। 40 सरदारों का जो एक समूह होता है, ये दिल्ली में जितने भी अभी तक शासक हो रहे थे, चाहे हम ऐबक की बात करें, चाहे इल्तुतमिश की बात करें, मतलब इल्तुतमिश के बाद के जितने शासक हुए हैं, उनमें क्या होता था कि सत्ता में हस्तक्षेप, सत्ता किस प्रकार से चलेगी, शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी, इसका निर्धारण करने में जो मुख्य भूमिका निभाते थे, वो हमारे कौन होते थे, यही 40 सरदार होते थे। अब बात ये हो जाती है कि तुर्कान चहलगनी को शुरुआत किसने किया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि विनाश किसने किया। तो कोई भी चीज होती है, पहले उसकी स्थापना होती है, तभी वो ध्वंस हो सकता है। तो तुर्कान चहलगनी की स्थापना किसने करी थी, इल्तुतमिश ने करी थी। और समाप्त कौन कर रहे हैं, बलबन ने कर रहे हैं। तो यह दोनों प्रश्न आप कंप्लीट रखेंगे कि तुर्कान चहलगनी क्या होती थी। 40 सरदारों का एक समूह होता था जो सत्ता में हस्तक्षेप करता था। दूसरा वो पूछ लेंगे तुर्कान चहलगनी की स्थापना किसने करी, इल्तुतमिश ने करी। तुर्कान चहलगनी का अंत किसने किया, तो वही बलबन ने किया। चलिए ये भी हो गया। आगे अगला प्रश्न हम आज देखते हैं। आगे भी इतिहास से ही प्रश्न है। ये कह रहे घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने स्टार्ट करी। तो पहले तो आप ये जानिए घोड़ा दागने की प्रथा होती क्या है। घोड़ा दागने की प्रथा ये होती है, उस समय क्या होता है, बहुत ज्यादा करप्शन होना शुरू हो जाता है, भ्रष्टाचार होना शुरू हो जाता है। सिस्टम ये होता है कि यदि कोई भी सेना में कोई भी सैनिक आता है तो उसको वेतन दिया जाता था, और यदि वो अपना घोड़ा स्वयं लेकर के आता था तो घोड़े का पैसा अलग से दिया जाता था। अब सैनिकों ने एक दिमाग अपना लगाया और उन लोगों ने क्या किया, एक ही घोड़ा, मान लीजिए जैसे हमारा घोड़ा है, हम लेकर के गए और हम पैसे कमा लाए, उसके बाद में अपना ही घोड़ा अपने दूसरे को दे दिए, वो भी लेके गया और वो भी फिर पैसा कमा करके ले आया। अब बात क्या होती है कि घोड़ों की संख्या नहीं बढ़ रही, घोड़ा बार बार वही जा रहा फिर वापस आ रहा, लेकिन जो पैसों का जो सिस्टम है, पैसा 2 बार 3 बार 4 बार जा रहा था। कितने घोड़े पर, सिर्फ सिर्फ उसी एक ही घोड़े पर। तो सवाल ये हो जाता है कि जब ऐसी प्रथा हो रही थी तो राजकोषीय जो घाटा है वो स्वाभाविक ही कम हो जाएगा। एक घोड़ा 4 बार ले गए, घोड़ा एक ही रहा, लेकिन पैसा 4 बार देना पड़ गया। दूसरा क्या होता है, सैनिकों का हुलिया लिखने का, एक ही सैनिक 2 बार चला जाता था तो वो भी वेतन ज्यादा पा जाता था। ऐसी जब कंडीशंस हो जाती हैं, ऐसी जब बात हो जाती है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस चीज को रोकने करने के लिए क्या किया, उसने घोड़े को दागने की प्रथा, यानी घोड़े के ऊपर कुछ निशान लगा दिया जाता था, उससे ये पता रहता था कि फला घोड़ा जो एक बार आ चुका है ये वही घोड़ा है, दोबारा उसकी गिनती नहीं हो सकती है। दूसरा क्या हो जाता था, सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा। सैनिकों का हुलिया का मतलब ये होता है कि सैनिकों की वेशभूषा, उसका जो
रूप रंग होता है, किस प्रकार का है, ये सब लिख लिया जाता था। तो उससे हमें पहचान हुआ करती थी, पहचान बनी रहती थी कि हाँ ये वही घोड़ा है और यही सैनिक है, तो इसको दोबारा नहीं दिया जाएगा। दूसरा, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने इतना बड़ा काम कर दिया, क्या काम करा कि जो भी अगर कम तौलता था बाजार में, अगर कम तौलता था तो जितना कम तौलता था उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाता था। तो ऐसे समाज में डर पैदा हो गया, व्यापारियों में डर हो गया, और उन लोगों ने कम तौलने के लिए मना कर दिया, यानी कम तौलना उन्होंने बंद कर दिया। तो पूछा जाता है कि पूरी तरीके से बाजार नियंत्रण किसके शासनकाल में दिखाई पड़ता है, बाजार पर कंट्रोल किसके समय में दिखाई पड़ता है, तब भी आप बता दोगे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी आप जानते हैं पद्मावती ने इनकी वजह से ही क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। ठीक है, ये आप जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा भूगोल से है, ठीक है, ज्योग्राफी से है। ये कह रहे हैं ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है। आप बहुत सारे मंडल जानते हैं, बहुत सारी परतें जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं ओजोन परत वो कहाँ पाई जाती है। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। दोनों याद रखिएगा, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में और हिंदी में भी पूछ लेते हैं। तो ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, समताप मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जा रही है, तो ओजोन परत की वजह से ही जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, मतलब पराबैंगनी जो किरणें हैं, जिससे हमें स्किन कैंसर या स्किन संबंधित या त्वचा संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अर्टार्कटिका के ऊपर जो छिद्र हो गया है, तो इन पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने के लिए हमारे पास एक साधन है, वो क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन परत हमें ऐसी किरणों से आने से, ऐसे ही वो क्या करती है, ऐसे आ रही किरण यहाँ पे टच होकर के फिर बाहर, यानी मतलब वो रोक लेती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। आप याद रखेंगे कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल। और समताप मंडल ही एक ऐसा मंडल है जहां पर बहुत सारी जो आकाशीय घटनाएं होती हैं, जैसे धूप है, कोहरा है, बादल है, ये सब चीजें नहीं पाई जाती। ये सब चीजें पाई कहाँ पे जाती हैं, तो आप बता दोगे क्षोभ मंडल में, लेकिन समताप मंडल में नहीं है। प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये करें, डॉक्टर हवा के नाम से किस हवा को जानते हैं, डॉक्टर ऑफ विंड्स। पूछा जाता है डॉक्टर ऑफ विंड्स किसे कहते हैं, एक ऐसी हवा है, जैसे हवाओं के नाम आप बहुत जानते हैं, हरमट्टन है, चिनूक है, सिनूम है, हबूब है, विली विली है, ऐसे बहुत सारी हवाएं हमारी हैं। तो आप जब भी पेपर में बैठेंगे, जो बोर्ड पे लिखा गया है तो आप याद ही रखोगे। इसके साथ साथ में जो जहां जहां से प्रश्न यहाँ पे हम लेकर के आते हैं, वहां वहां पॉइंटों को एक आध बार देख लेना है, पेपर आपका 100% निकलेगा। ठीक है, तो आप ये देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ विंड्स के नाम से किसे जानते हैं, एक हमारी वायु हवा है जिसको हम नाम क्या है हमारा, हरमट्टन। अगर ये बात हो जाती है कि हरमट्टन को ही हम डॉक्टर ऑफ विंड्स क्यों कहते हैं, तो जो हमारा सहारा रेगिस्तान है उसके पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में क्या होता है, एक ऐसी हवा चलती है जो वहां पे पहले ऐसी आर्द्रता भरी हवा चलती है, जिससे क्या होते हैं, बहुत सारे फोड़े, फफूले, फुंसी निकल आते हैं हमारी बॉडी पे। तो लोग कराह उठते हैं कि ये कैसे ठीक हो, कैसे ठीक हो। लेकिन वहां पे एक हवा चलती है कुछ ही समय पे गिनी के तटों पे, सहारा के साइड में। तो जैसे ही ये वाली हवा चलती है हमारी हरमट्टन, तो अपने आप जो हमारे फोड़े, फुंसी, फफोले होते हैं वो सारे के सारे सही होना शुरू हो जाते हैं। जब अपने आप सही हो जाते हैं, कोई भी दवाई नहीं, कोई भी मरहम नहीं लगाना पड़ता है। इसलिए वहां के क्षेत्रीय लोग इस हवा को, कहाँ के लोग, गिनी के तट के आसपास के लोग इस हवा को किस नाम से जानते हैं, हरमट्टन के नाम से जानते हैं। और अगर पूछा जाए ये हवा की प्रकृति कैसी है, तो ये शुष्क और मतलब धूल भरी है, शुष्क है और गर्म है। याद रखेंगे कि हरमट्टन कैसी है, गर्म हवा चलती है। जैसे भारत में कौन सी गर्म हवा चलती है, लू चलती है। ठीक है, ऐसे ही हरमट्टन कहाँ पे दिखाई पड़ रही है, सहारा और गिनी के तटों के आसपास। ठीक है, क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तटरेखा आप जानते हैं कि भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो समुद्र की सीमाओं से टच हुए हैं। ठीक है, ये आसपास जिनके तट हैं, लगभग 9 हैं ऐसे हमारे राज्य जो तट रेखाओं से संबंधित हैं। तो पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे कि जो तट रेखा का मतलब, पहले आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे ये अगर हम भारत नीचे वाला पोर्शन बनाए, तो इधर 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 ये जो सीमाएं हैं, जो तटों के किनारे हैं, वो तट रेखा पूछ रहे हैं कि उसकी लंबाई, जिसकी समुद्र से सटी हुई रेखा लंबाई सर्वाधिक है। तो वो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के इतने राज्यों में कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी तटरेखा
सर्वाधिक लंबी है, तो आप तुरंत बता दोगे गुजरात। कितनी है? गुजरात 1663 किलोमीटर समथिंग है, ये तटरेखा है, सबसे लंबी है। गुजरात के बारे में आप जानते हैं कि गुजरात में बबर शेर पाया जाता है, गिरिवन है आपका, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दही या फिर खट्टा दूध। पहले आप समझ लीजिए, दही या फिर खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि मिर्च में चरपराहट क्यों होती है ना, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, ऐसे प्रश्न बनता है। एक आध बार इसको भी देख करके जाएंगे ही आप। तो ये पूछ रहे हैं कि दही या खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो तुरंत आप बता दोगे कि दही हो जाए या खट्टा दूध हमारा हो जाए, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। याद रखेंगे, कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल में ये सारी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो देख लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये कह रहे हैं एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रट लेना आप लोग इसको, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है। ठीक, एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आप याद रखोगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में प्रमुख घटक क्या होता है, जो मेन होता है, जो प्रमुख रूप से होता है, वो क्या होता है? तो आप बता दोगे ब्यूटेन। क्या बता दोगे? ब्यूटेन। अगर पूछा जाए एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है, एलपीजी आप जानते हैं कि आपके घरों में सिलेंडर्स होता है, तो सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी। एलपीजी में कौन सा प्रमुख रूप से होता है? ब्यूटेन। और उसके ऊपर अगर ये कह दिया जाए कि ये हमें गैस का जो रिसाव होता है, मान चलिए गैस सिलेंडर जो हमारा है उससे थोड़ा सा रिसाव हो रहा है, उसकी दुर्गंध आ रही, तो ये कैसे, जो दुर्गंध आ रही है कैसे हम पता करेंगे? तो उसके लिए मार्केप्टिन डाल दिया जाता है उसमें। ठीक है, मार्केप्टिन की वजह से हमको दुर्गंध से प्रतीत हो जाता है कि हमारा सिलेंडर क्या है, लीकेज कर रहा है। याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। धूप के चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं। बहुत सारे चश्मे होते हैं, बहुत सारे लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। अब ये कह रहे हैं कि धूप के चश्मे, धूप के चश्मे क्या होते हैं? अभी देखिएगा, जब मार्च अप्रैल जून में इतनी ज्यादा जब गर्मी होती, इतनी ज्यादा गर्मी होती, तो अपनी आंखों को सुरक्षित करने के लिए कि भाई हमारे जो मतलब ये किरणें हैं, इतनी ज्यादा धूप है, उससे हमारी आंखें सेफ रहे, हमारी त्वचा अच्छी रहे, कोई दिक्कत ना हो, हमें जलन जैसी या कोई और दिक्कत आंखों से संबंधित ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने आंखों पे चश्मे लगा लेते हैं। और वो चश्मे किसके बने होते हैं? वो धूप के बने होते हैं, मतलब धूप के चश्मे कहलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि धूप के चश्मे किस कांच से बने होते हैं। अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो बहुत सारे कांच होते हैं, फ्लिंट कांच, कुक्रस कांच, पायरेक्स कांच, बहुत सारे कांचे होती हैं। तो उनमें से आपको कौन बताना है? कुक्रस कांच। कौन सा? कुक्रस कांच। याद रखेंगे कि कुक्रस कांच में ही हमारा क्या होता है, धूप के चश्मे बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख करके ही जाएंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी देने के लिए। अगला हम लोग देखते हैं, एथलीट फुट रोग किस कवक से हो जाती है। पहला तो इसी प्रश्न में उन्होंने जवाब दे दिया है। पहले दो तरीके से प्रश्न पूछते हैं। पहले तो पूछेंगे कि भाई आप ये बताइए कि जो बीमारी है हमारी, कौन सी बीमारी? एथलीट फुट। तो एथलीट फुट जो हमारी बीमारी है किससे होती है? कवक से होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, जीवाणु से होती है, किससे होती है? तो पहला तो आपका आंसर इसी में, ये लोग जवाब दे रहे हैं कि एथलीट फुट जो हमारा रोग है वो किससे होता है? कवक से होता है। अब जब कवक से हमारा हो रहा है, उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि उसका जो कवक है, उस कवक का क्या नाम है? तो आप याद रखोगे, टीनिया पेडिस। क्या नाम है? टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस की वजह से हमारे कौन सा रोग हो जाता है? एथलीट फुट नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो देख लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और बहुत इंपॉर्टेंट। ये कह रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जगह जगह पे देखते हैं, आदमी कहता भी है कि भाई इन्होंने हमारा क्या कर लिया? शोषण कर लिया है, या हमारा इस जगह पे जॉब में क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, या हमारा इस समूह में क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। जब शोषण की बात हो रही है, तो शोषण से बचने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहां पे ऐसी बातें की गई हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप चले जाओगे कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो आपको मौलिक अधिकार के तहत क्या देगा? आपको सिक्योरिटी देगा, आपको सुरक्षित करेगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब बात होती है, तो आर्टिकल 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 में क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात होती है। आप जानते हैं बाल श्रम यहाँ पे दिखाई पड़ता है 24-23 में, और कारखानों में किसी भी व्यक्ति को क्या होता है? जबरदस्ती छोटे बच्चों को
जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष तक है, उनको किसी भी ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है जिनसे उनका बालपन क्या हो जाए, छिने। तो पूछ लिया जाता है कि कारखानों में बच्चों को क्यों नहीं लगाने बाल श्रम, तो 23 में। और मतलब ये छोटे बच्चों को जो होता है कारखानों में नहीं लगा सकते, आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23। और अगर बलाश्रम की बात कर ले तो आर्टिकल 24। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो संविधान में कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, तो आप बता दोगे अनुच्छेद 23 और 24 में। तो आज की क्लास काफी बेहद रही, काफी बढ़िया प्रश्न थे, यहाँ से आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपना प्यार देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।